इस बार तो टेस्ट सबने ऑनलाइन दिया होगा, तो काफी चीटिंग हुई है वो इस बार तो, इसलिए मार्क्स का पूछने का कोई मतलब बनता नहीं। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हर चैप्टर के बाद जैसे हम लोग 2 से 3 पेज ब्लैंक छोड़ते हैं, हम लोग छोड़ देंगे, और हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, वेक्टर। वेक्टर और 3D दोनों एक साथ पढ़ेंगे अपन, पहले वेक्टर पढ़ेंगे उसके बाद 3D पढ़ेंगे। काफी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, मेंस और एडवांस दोनों में। अगर किसी चैप्टर में से अगर इंडिविजुअली किसी में से सबसे ज्यादा सवाल आए मेंस के पेपर में पिछले 3-4 साल में, तो वो वेक्टर एंड 3D है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग, हमारा अगला पेपर शायद 18 को है, उसमें पूरा वेक्टर आएगा, अभी से बता दिया है ना। वेक्टर छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है, और 7 से 8 लेक्चर मान के चलेंगे इसमें लगेंगे अपने, है ना, सिर्फ वेक्टर वेक्टर में। और 3D के अंदर 4 लेक्चर करीब 3D में लगता है, तो ये दोनों मिला के करीबन 12 से 13 लेक्चर का बैठ जाता है। हमारी क्लास ऑल्टरनेट चल रही है, तो ऑल्टरनेट चल रही है इसका मतलब है कि आज कितनी तारीख है, 24 अगस्त। तो 24 सितंबर के आसपास हम लोग मान सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर 24 की जगह 22 मान सकते हैं, है ना, आसपास हमारा चैप्टर खत्म हो रहा होगा, वेक्टर एंड 3D। तो हमने क्या बोला, 18 को क्या आएगा, वेक्टर वेक्टर पूरा आएगा। तो शुरू करते हैं। वेक्टर शुरू करने से पहले, फिजिक्स में शायद वेक्टर इस्तेमाल होते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ, तो वेक्टर हम लोगों ने शायद पिछले साल पढ़ा होगा फिजिक्स में। एच सी वर्मा के अंदर एक चैप्टर भी है वेक्टर नाम का, वहां पर हमने डॉट और क्रॉस निकालना शायद सीखा भी होगा, और फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, है ना, और आज तक भी करते होंगे फिजिक्स में तो इस्तेमाल वेक्टर का। तो पहला सवाल यही है कि वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ वेक्टर, क्या डेफिनेशन है वेक्टर। क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेक्टर। गलत, ये एकदम सही डेफिनेशन है ही नहीं। ये तो लेमैन टाइप की डेफिनेशन होगी, किसी को ज्यादा कुछ नहीं आता तो वो ये लाइन बोल देता है, ये क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर होता है। ये सही है ही नहीं। हाँ, एंड फॉलोज द डिफाइंड वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, उसके लिए वो फॉलो कर रहा हो, उसके लिए वो डिफाइन हो रहा हो। डेफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे, है ना, डेफिनेशन। शुरू शुरू में चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मतलब चलेगा, डेफिनेशंस वगैरह जैसे हर बार हर चैप्टर में जनरली होता है। एनी क्वांटिटी which has both magnitude and direction, any quantity which has both magnitude and direction, and for which, अच्छा मैट्रिसेस में पूरा आया था एडजॉइंट, इनवर्स भी आ गया था। तो मैंने पहले ही बोला था, जो लोग सोच रहे थे कि नहीं आएगा फलाना ढीकरा बैच के अंदर, तो हुआ ही नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था पूरा आएगा, और अब वेक्टर के लिए भी बोल दिया है, 18 सितंबर को जो पेपर है उसमें वेक्टर पूरा आएगा, है ना। अभी भी किसी को ना मानना हो तो खैर, अभी तो कई लोगों ने चीटिंग कर करा के नंबर लाए, मुझे पता है। And for a quantity which has both magnitude and direction, and for which vector addition is defined and meaningful, and for which vector addition is defined and meaningful, is called vector, is called vector. इसी के नीचे अगली लाइन, any given portion of a given straight line, any given portion of a given straight line where the two endpoints are any given portion of the given straight line where the two endpoints are distinguished as initial and terminal,
as initial and terminal is called directed line segment, is called directed line segment, is called directed line segment. तो यहाँ पर मैंने जो बोला है वो कुछ खास नया कुछ बोला नहीं है ना। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं वेक्टर को, इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेल, हेड होता है ये टेल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? और इनिशियल पॉइंट, हाँ है ना। और इसे क्या कहते हैं? हेड, या फिर टर्मिनल पॉइंट, या टर्मिनल एंड भी बोलते हैं कुछ लोग। अगर हमने इसको ऐसे लिखा और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इधर से इधर जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन हुआ, तो हम इसको लिखते हैं ए से बी की तरफ जाता हुआ वेक्टर। और ए बी वेक्टर है, इस पे अगर हम ऐसे दो डंडे खींच दें, ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, इससे डिनोट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। फिर हमारे पास यहाँ पर एक होता है जीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम है जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसको जीरो और उस पे एरो बना के डिनोट किया जाता है, दिस इज जीरो वेक्टर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या जाते हैं? सेम। तो इट हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, तो इसका कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन एज सच ऑफ दिस वेक्टर। तो नल वेक्टर जनरली अपन क्वेश्चन जब करेंगे, या अपन जब भी कोई भी थ्योरी के अंदर नल वेक्टर आ रहा होगा, तो नॉर्मली हम लोग जीरो से डिनोट कर देते हैं। तो मीनिंग यही है कि वेक्टर है, तो वेक्टर है तो ये एरो बनाना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभी अपन ना ही बनाए, तो भावना हमारी वही रहती है कि ये नल वेक्टर है। ऐसे डार्क जीरो लिख देते हैं कई लोग, ये भी हमारा क्या है? नल वेक्टर। फिर हमारा एक यहाँ पर होता है यूनिट वेक्टर, बड़ा काम का होता है यूनिट वेक्टर, मैथ्स में होता है स्पेशली। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो उस पर कैप लगा देते हैं, और इसको वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके लिखा जाता है। तो मेनली ये डायरेक्शन के लिए काम आता है, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे ये लाइन है मान लेते हैं, और इसका हम पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट्स से कि ओ डैश। अब इस पे ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, इधर सी पॉइंट है ना। ये होगा ओ ए वेक्टर, ये होगा ओ बी वेक्टर, ये होगा ओ सी वेक्टर। तो मैं यहाँ से ओ डैश ए कैप बोलूं, या मैं यहाँ से ओ डैश बी कैप बोलूं, या मैं यहाँ से ओ डैश सी कैप बोलूं, तीनों बराबर ही होंगे, नहीं बोलेंगे? क्यों होंगे बराबर? सबका डायरेक्शन तो उधर ही है, और सब कितने मैग्नीट्यूड के, और सब यहीं से चालू हो रहे हैं। तो ये इतना सा जो एक वन यूनिट का वेक्टर बनेगा यहाँ पे, वही इसको डिनोट करेगा, वही इसको डिनोट करेगा, और वही इसको डिनोट करेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ए वेक्टर को लिख दें यहाँ पे, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप, इसका कैप हो जाएगा। अच्छा पहले तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख दें, नहीं तो कई लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड कैसे लिखा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, और के कंपोनेंट का स्क्वायर। कितना हो गया? अंडर रूट 54। अगर मुझे ए कैप लिखना है, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप डिवाइडेड बाय रूट 54। ऐसे लिखा जाता है। अगर मुझे बोला जाए कि राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 in the direction of v vector, that is, let's say 3i cap plus 2j cap minus 4k cap, किसी ने बोला, तो फिर मेरा आंसर होगा कि इसकी डायरेक्शन में लिखना है तो इसका यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाए, और कितने मैग्नीट्यूड का लिखना है? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारा जो वेक्टर ए होगा वो हो जाएगा 5 टाइम्स v कैप। तो ये तो देगा डायरेक्शन, क्योंकि इसके डायरेक्शन में लिखना है, कितना मैग्नीट्यूड चाहिए?
5, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 5, 3i कैप प्लस डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी आएगा ये हमारा आंसर। लिखेंगे इतना। किसे कहते हैं इक्वल वेक्टर्स? हाँ, तू बताओ भाई, किसे कहते हैं इक्वल वेक्टर्स? दो वेक्टर को इक्वल कब कहते हैं? हाँ, दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम हो जाएंगे तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो तो। यानी एक वेलोसिटी वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ले लेते हैं, डायरेक्शन भी सेम ले लेते हैं, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है ना? वेरी गुड। कितना अच्छा से आता है हमको, है ना? एससी वर्मा के अंदर भी डेफिनेशन लिखी हुई है, लास्ट ईयर हमने फिजिक्स में कितनी बार पढ़ाते वक्त बोला होगा कि इक्वल वेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो जाए। लिखेंगे डेफिनेशन। इक्वल वेक्टर्स, two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude, same direction, and they represent the same physical quantity. Two vectors are said to be equal if they have same magnitude, same direction, and they represent same physical quantity. Same physical quantity. ये डस्टर को देखेंगे, इस डस्टर पे मैंने यहाँ ऊपर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मान लो, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, चलो 10 न्यूटन का लगा दिया, और ज्यादा कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब मैंने ये जो फोर्स ऊपर से लगा रहा था, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये था ऐसे, अब इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने वही यहाँ पर जो लगा रहा था वो डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ लगाया 5 मीटर का, कुछ हुआ क्या? और यहाँ ना लगा के यहाँ लगा था, कुछ हो रहा है क्या?
यहाँ ना लगा कि यहाँ लगा था, कुछ हो रहा है क्या, यहाँ लगा था, कुछ हो रहा है क्या। तो मतलब ये जैसे मैं लाइन ऑफ एक्शन अपनी चेंज करते आ रहा हूँ, जो इस पे इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। इस तरह के वेक्टर को जिसकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज करने पे इस पे जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज। इस तरह के वेक्टर को कहते हैं लोकलाइज वेक्टर। क्या कहते हैं, लोकलाइज वेक्टर। ये मैथ्स में नहीं काम आते, मैथ्स में हम लोग डील करते हैं फ्री वेक्टर से। तो क्या होते हैं फ्री वेक्टर, तो फ्री वेक्टर ऐसे होते हैं, ये वेक्टर है। अब जो भी लोग बोर्ड पे देखेंगे ना, तो वो लोग तो कुछ नहीं सीख पाएंगे वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर इज नॉट 2D, इट इज 3D। तो जो भी इमेजिन करना है इस कमरे के अंदर हवा में इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं यहाँ से, फ्री वेक्टर है इसलिए यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। बस इसका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन था वो यहाँ पे रखने पे बदलना नहीं चाहिए। ये अभी भी इस डायरेक्शन में था, अभी भी इसी डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से फ्री वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा करके रखने पे कोई बदलाव नहीं आता। तो मैथ्स में हम इन्हीं वेक्टर से ही सारे क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स में लोकलाइज वेक्टर का कोई रोल नहीं है। वेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला, वेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला लोकलाइज वेक्टर, और दूसरा फ्री वेक्टर्स। पहला लोकलाइज वेक्टर, दूसरा फ्री वेक्टर्स। वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज वेक्टर के जस्ट नीचे लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। वेक्टर्स विच व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस, स्पेस का मतलब फिर बोल रहा हूँ 3D स्पेस का मतलब कमरे में बैठे हुए, वही हमारा 3D स्पेस है जिस कमरे में हम बैठे हुए। बोर्ड पे या कॉपी पे नहीं सोचेंगे, क्योंकि कॉपी और बोर्ड 2D होगा। वेक्टर्स व्हिच व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेक्टर्स व्हिच व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर without affecting their without affecting their magnitude and direction, without affecting their magnitude and direction, are considered as free vectors, are considered as free vectors. I dot e, that is the physical effect produced by them, the physical effect produced by them remains unaltered, the physical effect produced by them remains unaltered. तो मैथ्स में हम लोग फ्री वेक्टर से डील करेंगे। फिजिक्स में क्या फ्री वेक्टर होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, ये फ्री वेक्टर्स होते हैं। but if the impact produced by them, but if the impact produced by them changes, but if the impact produced by them changes as the line of application, as the line of application is changed, as the direction of the line of application, ऐसे लिखना, as the direction of the line of application is changed, as the direction of the line of application is changed, then it is known as localized vector. अभी हमने एक उदाहरण देखा, फोर्स वेक्टर हमारा लोकलाइज वेक्टर होता है। We will, full stop, now अगली लाइन, we will deal with free vectors only, we will deal with free vectors only। हम लोग यहाँ पर सिर्फ फ्री वेक्टर से डील करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा किसी भी समय लोकलाइज वेक्टर से कोई लेना देना नहीं होगा। मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा था, उस दिन मैंने प्लेन्स के बारे में कुछ बात बताई। क्या होता है प्लेन, क्या बताया था प्लेन के बारे में, हाँ क्या बताया था प्लेन के बारे में, कुछ यहाँ पे 3 अलग अलग कलर की शीट्स ली थी, फिर सिखाया था कुछ और, बोला था प्लेन से मतलब क्या होता है, क्या सिखाया था।
कोई बात नहीं, चलो, है ना। प्लेन एक इनफाइनाइट सरफेस होता है, कहा था प्लेन। ये अगर बोर्ड को अगर मैं प्लेन बोलूंगा तो ये बोर्ड की ये बाउंड्री, ऊपर वाली बाउंड्री, नीचे वाली बाउंड्री, साइड वाली बाउंड्री, सब कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। एक इनफाइनाइट सरफेस है, तो हम लोग बोर्ड को बोलेंगे प्लेन। तो फिर हम ये मानेंगे कि ये वाली बाउंड्री, ऊपर वाली बाउंड्री, नीचे वाली बाउंड्री, साइड वाली बाउंड्री, सब कहाँ तक जा रही है? ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। तो इस बोर्ड को मैं प्लेन बोल रहा हूँ। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे? डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स। वेरी गुड, गलत, दो ही होंगे। एक बाहर निकलता हो और एक अंदर जाता हो। नोट लगा के लिखेंगे। नोट लगा के पहला पॉइंट, देर आर only there are only two distinct unit vectors. There are only two distinct unit vectors perpendicular to a plane. और यहां पर मैं यूनिट वेक्टर वर्ड हटा दूं तो फिर मैग्नीट्यूड बदलते जाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएंगे। There are only two distinct unit vectors perpendicular to a plane. ये ऊपर वाली दीवार, ये छत हमारी, ये एक प्लेन है क्या? हाँ, तो इसकी बाउंड्रीज को कहां तक ले जाए? अब इसके परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर है? दो। एक बाहर निकलता हुआ, एक अंदर जाता हुआ। ये समझेगी एक लाइन है, और ये इसकी जो पूंछ है ये गई वहां तक। कहां तक? हाँ गई, देखो, इनफाइनाइट तक। ये भी कहीं तक गई, इनफाइनाइट। ये वेक्टर नहीं है, लाइन बोल रहा हूँ उसको मैं, ये गई लाइन। लाइन का डायरेक्शन क्या बोलेंगे? अगर ये ऐसे एक लाइन खींच दूं तो उसके डायरेक्शन क्या है? कोई बात नहीं, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, दो डायरेक्शन। इधर वाला भी डायरेक्शन कहलाएगा तो उसका अपोजिट वाला भी डायरेक्शन कहलाएगा। खैर एनीवेज, तो ये लाइन है। इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे? इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे? बिल्कुल इनफाइनाइट होंगे। जैसे कि ये एक यूनिट वेक्टर है, अब इस हाथ की उंगली को मैं हल्का सा घुमा देता हूँ, एक नया यूनिट वेक्टर बन गया। और ऐसे मैं इस पूरी लाइन के अबाउट घुमाते जाऊंगा 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, तो हल्का हल्का सा एंगल घुमाते जाऊंगा, क्या होता जाएगा? डायरेक्शन क्या होता जाएगा? चेंज। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो सबका क्या लिया? 1, लेकिन डायरेक्शन हल्का सा बदला, फिर हल्का सा बदला, हल्का सा बदला, हल्का सा बदला, कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि 360 डिग्री को अगर मैं टेंडिंग टू जीरो एंगल पे डिवाइड करूं, कितने एंगल बन जाएंगे? इनफाइनाइट। हम कह सकते हैं एक लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ number of unit vectors number of unit vectors perpendicular to a line, number of distinct unit vectors perpendicular to a line in space. स्पेस का मतलब फिर वही है 3D स्पेस, अंतरिक्ष में नहीं जा रहे। इन स्पेस आर infinitely many, are infinitely many. are infinitely many. Next definition, collinear vectors. Next definition, collinear vectors. किन वेक्टर्स को कोलिनियर कहते हैं? तो यहां पर देख लें, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भले बराबर ना हो, वो अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, भले लाइक पैरेलल हो या अनलाइक पैरेलल, ये होता है हमारा सेम डायरेक्शन में पैरेलल, तो उसको कहते हैं लाइक पैरेलल। ये भी पैरेलल है लेकिन इनका डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो इनको कहते हैं अनलाइक पैरेलल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, भले सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो या अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। यहाँ पर भी मान लेते हैं ये हमारा कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो जब भी दो वेक्टर
पैरेलल होते हैं तो उनको कोलिनियर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब लाइक पैरेलल होते हैं तो ये जो लैम्डा है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव आता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में लेकर आना है तो पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ पर अगर हम बी वेक्टर को क्या लिख रहे हैं, लैम्डा टाइम्स ए, तो यहाँ पर इस लैम्डा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। कुल मिला के बात इतनी सी है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, भले सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनको कोलिनियर वेक्टर नाम दिया जाता है। और जब भी दो वेक्टर वेक्टर पैरेलल होते हैं यानी कोलिनियर होते हैं, तो किसी भी एक वेक्टर को इसको या इसको दूसरे के टर्म में लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वहां पे इस स्केलर की वैल्यू पॉजिटिव आने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और अगर इस वैल्यू की स्केलर की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब है उनका डायरेक्शन अपोजिट। डेफिनेशन कोलिनियर वेक्टर्स, two vectors two vectors are said to be collinear if two vectors are said to be collinear if their directed line segments if their directed line segments if their directed line segments are all parallel if their directed line segments are all parallel disregard of their direction डिसरिगार्ड ऑफ देयर डायरेक्शन। डिसरिगार्ड का मतलब है कि सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैरेलल होनी चाहिए। Two vectors are said to be collinear if their directed line segments are parallel, disregard of their direction. Full stop. Collinear vectors are also known as parallel vectors. Collinear vectors are also known as parallel vectors. Full stop. Full stop. Symbolically, if two non-zero vectors, symbolically, if two non-zero vectors, A vector and B vector, अब ए वेक्टर जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं ए और वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब मैं बोलूंगा तो ये लिखना है ए वेक्टर। सिंबॉलिकली टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, तो इसका मीनिंग अंग्रेजी का मीनिंग हुआ, मैथमेटिकली क्या मीनिंग होता है, अगर हम ये बोलते ए, सपोज करो ए इफ एंड ओनली इफ बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है डबल इंप्लाइज, यानी कि अगर ए सत्य है तो बी सत्य हो जाएगा, और बी सत्य है तो ए सत्य हो जाएगा, डबल इंप्लाइज मीनिंग होता है इसका। लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी कि अगर मैं ये लिख रहा हूं और यहां पर ए वेक्टर नल नहीं है और बी वेक्टर भी नल नहीं है, तो अगर मैंने ये लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर है। और अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है या कोलिनियर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो ये लिखा जा सकता है। और ये मेरे सामने लिखा हुआ है अंडर द कंडीशन कि ए और बी कैसे है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि ए और बी वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर। ये मतलब हुआ इस लाइन का, डबल इंप्लाइज। If result is true, then condition is true. If condition is true, then result will be true. ये मतलब है। तो सिंबॉलिकली क्या बोला अपन ने अभी तक, सिंबॉलिकली इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब ये दोनों डायग्राम बना लेंगे। लिख लिया।
इधर देखेंगे, अगर वेक्टर्स कोलिनियर है या मैं बोलूं पैरेलल है, एक ही बात है, मैं कोलिनियर बोलूं या पैरेलल बोलूं एक ही मीनिंग है। तो यानी मैं एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख दूंगा, यानी ये वेक्टर किसके टर्म में एक्सप्रेस हो गया, यानी ए अपनी वैल्यू बदलेगा तो ये भी अपनी वैल्यू बदलेगा, यानी ये किस पे डिपेंड हो गया। यानी अगर वेक्टर्स कैसे होते हैं पैरेलल, तो हम कहते हैं दे आर डिपेंडेंट, यानी कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख रहे हैं यानी वो दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ऐसे नहीं लिखेंगे इसका मतलब बी वेक्टर ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी उनको कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो कई बार ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, उसका मीनिंग ही सामने वाला ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग ये नहीं मानेंगे उस सवाल में कि ए और बी पैरेलल है, भले लाइक या अनलाइक, मीनिंग देयर बाय हम ये रिश्ता उसके अंदर कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। नोट लगा के लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर two non-zero non-collinear vectors are known as linearly independent vectors, linearly independent vectors और बेस वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को बेस वेक्टर BASE बेस वेक्टर्स भी नाम दिया जाता है। फुल स्टॉप, सेम लाइन। इफ A vector and B vector are collinear, if A vector and B vector are collinear, then they are known as then they are known as then they are known as linearly dependent vectors, linearly dependent vectors, linearly dependent vectors। देखना सामने, मैंने बोला कि A वेक्टर नल नहीं है, मैंने बोला B वेक्टर नल नहीं है, और मैंने कहा कि ये दो वेक्टर एक्स और वाई स्केलर है, जब मैं एरो नहीं लगाऊंगा यानी क्वांटिटी स्केलर है, ये हमारा आ रहा है जीरो। क्या आ रहा है ये, जीरो। अब यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, नल वेक्टर। मैंने पहले ही बोला क्योंकि ये क्या लिखा है, दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो आंसर तो एक वेक्टर ही आएगा, स्केलर तो आएगा नहीं। तो जब मैं ये जीरो लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या मानना है, ये एक वेक्टर है। अगर मैं बोलूं कि ए और बी नल नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन बोलूंगा, ए और बी नल नहीं है, तो इस इक्वेशन के क्या मायने हैं, क्या हम इस इक्वेशन से मीनिंग समझ सकते हैं। हाँ, क्या होने चाहिए, अगर ए और बी नल नहीं है तो इस इक्वेशन के दो मायने निकलते हैं। पहला मायना, पहला मायना कि इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, लिख दिया ऐसे, और हमने ए वेक्टर को ऐसे लिख दिया -y/x इंटू बी वेक्टर, ये स्केलर लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और ये इक्वेशन आने का क्या मायना, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि वेक्टर्स आर कोलिनियर, यानी वेक्टर्स आर पैरेलल। नहीं समझ में आया, बट इस इक्वेशन में मैथमेटिकली अपन ने कंडीशन यूज करी जो अपन ने बोली नहीं। तो हमने जब ये करा तो हमने क्या बोला, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे बात को, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब सोचे अगर इस इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों एक साथ क्या हो जाए, जीरो, तो भी तो ये सत्य हो जाएगी, यानी इस इक्वेशन के दो मायने निकलते हैं। अगर आपके सामने कभी स्केलर से मल्टीप्लाई होकर के ऐसी इक्वेशन नल वेक्टर दे रही रिजल्ट बना के, तो अगर हम ये जानते हैं कि ए और बी जो वेक्टर यहाँ लिखे वो नल नहीं है, अगर वो वेक्टर नल नहीं है तो दो ही संभावना है, या तो ये दो वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि आपने एक वेक्टर को क्या लिख दिया, लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख दिया। और अगर दो वेक्टर कोई बोल दे कि ए और बी कोलिनियर नहीं है, यानी हम ये तो नहीं लिख सकते थे, इसका मतलब फिर दूसरा मायना क्या होगा कि आपका ये स्केलर एक्स और वाई दो एक साथ जीरो ही होना पड़ेगा।
वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेंगे नोट लगा कर। बोलूं, टू नॉन जीरो, नोट लगा के लिख लेना स्टार बना के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो कॉमा नॉन कोलिनियर, अंडरलाइन नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वर्ड। टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors, A vector and B vector. Two non-zero non-collinear vectors A vector and B vector satisfy x times A vector plus y times B vector is equals to 0. X times A vector plus y times B vector is equals to 0. Then x is equal to y is equal to 0. क्वेश्चन ए जो लाइन लिखाई है जरा उसको फिर से पढ़ना। क्या लिखा है? नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर वाली कंडीशन भी हट गई। अगर ये इक्वेशन को ट्रू होना है तो फिर एक्स और वाई दोनों को क्या होना पड़ेगा? एक साथ जीरो। अब ये कैसे कह सकते हैं हम लोग? कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। लेट x is not zero, then x a vector is minus times y b vector, यानी a vector is minus y upon x b vector, यानी कि a vector is lambda times b vector. But this is contradiction. क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें? क्योंकि ये इक्वेशन को ट्रू आने के लिए क्या क्या हो सकता है? या तो ए और बी दोनों नल हो जाए, तो उसने पहली लाइन में लिखा है कि ए और बी नल नहीं है, और ये इक्वेशन अगर ए और बी नल नहीं है तो कब आती थी? जब वो कोलिनियर होते, तो उसने ये भी लिख दिया ए और बी कोलिनियर, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर। अब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? जो हमने लेट किया था वो गलत है। हमने लेट किया क्या था? x इज नॉट जीरो, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज x इज जीरो। अब कोई बोलेगा सर x जीरो है लेकिन y थोड़ी जीरो हुआ, तो जैसे मैंने यहाँ पर x के लिए प्रूव किया, अब मैं जाके वही चीज y के लिए प्रूव करूंगा। जैसे मैं डिवाइड बाय x किया, तो मैं b वाले टर्म को लिख दूंगा माइनस एक्स अपॉन वाई, फिर मैं बोल दूंगा कि देखो मैंने b को लैम्डा टाइम्स a लिख दिया, बट वो तो होगा नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि वाई भी क्या हो जाएगा? जीरो। छापेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो इस पे, if
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी पे बेस्ड है। सामने सामने ये स्केलर लिखा हुआ है, इसे एक्स बोले, इसे वाई बोले। सिंपल लिखा है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर नल वेक्टर आ रहा है। ए और बी दे रखा है कि नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है। कब ट्रू होगा ये रिलेशन? अगर ए और बी नॉन जीरो है तो, यानी कि इसको ट्रू होने के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा एंड साइमल्टेनियसली इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों वैल्यू एक साथ किसी सेम थीटा पे जीरो हो सकती है? साइन थीटा आ रहा है हाफ, कॉस थीटा आ रहा है -√3/2। कौन से एंगल पे ऐसा होता है? हाँ हाँ, कहाँ पे? 5π/6 पे। ये दोनों का एक साथ जीरो होना सेकेंड क्वाड्रेंट में संभव है। ये वो क्वाड्रेंट है जहां पर ऐसा हो रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्यों ऐसा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों होगा? साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड में ही होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होगी? 30 डिग्री पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का 30 डिग्री मतलब 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री। यानी कितना एंगल आया? 5π/6। नहीं आया होगा समझ में? अब 5π/6 -3π से 5π जाते वक्त कितनी बार आएगा? तो इसके लिए अपन पहले तो जीरो से चालू करते, और 5π का मतलब है एक चक्कर कितना, दूसरा चक्कर, और ये आधा चक्कर कितना हो गया? 5π। अब -3π का मतलब कितना चक्कर, उल्टा चक्कर। तो एक चक्कर उल्टा काटेंगे तो कितना? -2π, और एक और चक्कर आधा कटेगा, -3π। इतना आया। अब ये रही लाइन हमारी 5π/6 की लाइन, कितनी बार कट करेगा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आंसर इज 4 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, अगली डेफिनेशन, प्लेन। प्लेन ऐसा 3D में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। प्लेन का वेक्टर में ज्यादा कोई यूज होता नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत यूज वेक्टर का, है ना। प्लेन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हम लोग यूज कर लेते हैं ना। तो वो प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग जब तक डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आएगा नहीं। थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर यूजफुल है, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। अ प्लेन इज अ सरफेस, एक इनफाइनाइट सरफेस होता है प्लेन, अभी समझाया मैंने कि बोर्ड अगर हम बोल रहे हैं प्लेन है तो बोर्ड की बाउंड्रीज को कहाँ लेके चले हैं? इनफाइनाइट। A plane is a surface such that any two points on the surface, a plane is a surface such that any two points on the surface when joined by a segment. A plane is a surface such that any two points on the surface when joined by a segment, then then all the points lying on the segment, all the points lying on the segment must also lie on the surface, must also lie on the surface. The plane is a surface such that any two points when joined by the segment, then all the points lying on the segment must also lie on the surface. अब यहाँ पर एक वर्ड वेक्टर 3D में बहुत काम यूजफुल होता है या काम आता रहता है, को-प्लेनर वेक्टर्स। जैसा कि नाम है, को
प्लेनर। इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, यहीं से पता चल जाता है कि क्या मतलब है। को प्लेनर मतलब सेम प्लेन पे। इस बोर्ड पे, ये बोर्ड एक प्लेन है, मैंने ये वेक्टर बनाया ए वेक्टर, मैंने ऐसे एक बी वेक्टर बना दिया, मैंने ऐसे एक सी वेक्टर बना दिया, ये एक प्लेन दिखा दिया मैंने, ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन। मैं कह रहा हूं कि ये सारे वेक्टर बोर्ड पे ही बनाएंगे और बोर्ड एक प्लेन है, तो यानी ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। ए वेक्टर बी वेक्टर और भी बना दो, यहाँ पर एक और बना दो, यहाँ एक और बना दो, ऐसा बना दो, कैसे भी डायरेक्शन बना दो, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्शन, कुछ टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन, ये लो एक डायरेक्शन ये ले लिया, एक ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, कोई भी डायरेक्शन बना दे, ये सारे वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में। सारे वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में। अब एक लाइन में बोलने वाला हूं कि दुनिया के कोई भी दो वेक्टर ले ले हवा में, इस स्पेस में, ये हमारा 3D स्पेस है, इसके अंदर हवा में कोई भी दो वेक्टर ले लो किसी भी डायरेक्शन में, वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग, हमारी नॉलेज जो थोड़ी बहुत है फिजिक्स की, और जितना भी मैंने आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा है, कैसे कह सकते हैं कि दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हम ले लें हवा में, ये एक वेक्टर ले लिया हवा में जाता हुआ, ये एक वेक्टर ले लिया, ये दो वेक्टर पक्का एक ही प्लेन में है, दो वेक्टर दुनिया के कोई भी दो वेक्टर ले ले वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ, मेरा सवाल आया ही नहीं है लोगों को समझ में। ये एक वेक्टर ये गया, ये गया, अब कोई बोले दुनिया में एक ये वेक्टर ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये 3D स्पेस में पड़े ना दो वेक्टर, ये जो दो वेक्टर है ना ये पक्का किसी न किसी एक ही प्लेन पे पक्का आ जाएंगे, मतलब एक प्लेन ऐसा जरूर होगा जो ये दोनों वेक्टर को कंटेन कर रहा होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, पहला आंसर मिल गया मेरे को, वेरी गुड। कि अभी हमने सर आपने कहा था कि हम लोग डील कर रहे हैं फ्री वेक्टर से, तो आपने ये वेक्टर इधर बनाया, आपने ये वेक्टर इधर बनाया, अब मैंने क्या करा, इस वेक्टर को उठाया और बगैर इसका डायरेक्शन बदले इसी के साथ में लाके रख दिया और एक प्लेन पे दोनों आ गए, तो क्योंकि हम फ्री वेक्टर से डील कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया जो मैंने बताया, आज मैंने फ्री वेक्टर के बारे में बताया, तो हम एक वेक्टर को उठा के दूसरे वेक्टर के पास ले जाएंगे विदाउट चेंजिंग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि हम फ्री वेक्टर से डील कर रहे हैं। ये तो हो गया जो मैंने आज बताया। अब फिजिक्स की डेफिनेशन से, जो फिजिक्स पढ़ते हो लास्ट ईयर पढ़ के आए, उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं कि दो वेक्टर दुनिया के हमेशा कोप्लेनर होंगे। अच्छे बच्चे आंसर देते हैं इन तरह के सवालों का ना, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली जो सीख रहे होते हैं। अब ये कैसी चीज है ना, वेक्टर जो हम लोगों ने पिछले साल प्रोजेक्ट में कितनी बार इस्तेमाल किया है, तो वही मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट से जिससे हम ये बोलने वाले हैं, हमने पता नहीं कितनी बार वेक्टर में इस्तेमाल किया होगा, पता नहीं कितनी बार। कोई बात नहीं, सामने देखेंगे। ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अभी मैंने बताया था कितने परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे, तो अब मैंने मान लिया कि ये वेक्टर, क्योंकि बोर्ड के बाहर आता हुआ तो दिखा नहीं सकता ऐसे बना के, तो ये ऐसे ही दिखाना पड़ेगा मुझे नॉर्मल। ये मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वो वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर ऐसे मान सकते हैं या फिर ऐसे, बाहर आता हुआ या अंदर जाता हुआ। तो ये हमारा है नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। क्या ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, इससे क्या मतलब है, नॉर्मल वेक्टर से क्या मतलब है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अगर ये वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो ये जितने भी तमाम वेक्टर इस बोर्ड पे बनाए गए हैं, इनके साथ इसका एंगल कितना हुआ, और दो वेक्टर के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट जीरो होता है। यानी कि ये वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो ए वेक्टर का डॉट एन के साथ, या बी वेक्टर का डॉट एन के साथ, या सी वेक्टर का डॉट एन के साथ कितना आएगा, जीरो आएगा, नहीं आएगा।
अच्छा, अब नॉर्मल वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है। हम लोग पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, तो अगर मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी करूंगा तो कौन सा वेक्टर मिलेगा मुझे? एक ऐसा वेक्टर जो ए और दोनों बी के परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने यहाँ हवा में दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए और ये वेक्टर बी लिया, तो जब इन दोनों का मैं क्रॉस लूंगा ए और बी का, कैसा वेक्टर मिलेगा मुझे? एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और वो जो वेक्टर आया ए क्रॉस बी से, जो हमने क्रॉस करके निकाला, वो क्या हो गया? एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। और वो जो नॉर्मल वेक्टर है उसका ए के साथ और बी के साथ डॉट क्या होगा? तो फिर ए और बी हो गए ना सेम प्लेन में, क्योंकि जिस प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर है उसका ए और बी दोनों के साथ क्या आ रहा है? डॉट जीरो आ रहा है। नोट लगा के लिखेंगे को प्लेनर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। टू की जगह अपन इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, तो टू हटा करके अ गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लिख लो। अ गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, अ गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर called या are said to be coplanar if their line of support, line of action, line का डायरेक्शन वेक्टर सब एक ही मतलब है, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर की बात हो रही है। their line of support if their line of support are all parallel to the same plane, are all parallel to the same plane। अब ये लाइन यहाँ पर इतनी बार है ना काम आएगी। ये देख, ये वेक्टर प्लेन में, ये वेक्टर भी इसी प्लेन में, जो भी वेक्टर प्लेन में है, ये 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 सब जितने भी वेक्टर हमें बोर्ड पे दिख रहे हैं, यानी एक सेम प्लेन पे दिख रहे हैं, इन सब का इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट क्या आने वाला है? तो जिन वेक्टर्स का इस प्लेन के नॉर्मल के साथ डॉट जीरो आ रहा है, हम उनको कहते हैं वो एक ही प्लेन में है, यानी कि दे आर को प्लेनर वेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पर नीचे एक स्टार बना करके एक लाइन लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। और अभी मैंने बताया दो वेक्टर क्यों हमेशा कोप्लेनर होंगे। पहला कि हम लोग फ्री वेक्टर से डील कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इस बोर्ड पे ए वेक्टर है ऐसे, और मान लेते हैं ये हवा में बी वेक्टर है ऐसे। हमने क्या करा? इस बी वेक्टर को उठाया और सरकाते सरकाते विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसको यहाँ ला करके रख दिया। कहाँ पे लाके रख दिया? बोर्ड पे। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? सेम प्लेन पे, तो क्या हो गए? कोप्लेनर। दूसरा तरीका, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस ले लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो दोनों की बिचली परपेंडिकुलर होगा। वो जो वेक्टर मिला ए क्रॉस बी, जो दोनों की बिचली परपेंडिकुलर है, वो एक प्लेन हम इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद है, और ये ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आया, ये हम कह सकते हैं उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो इन दो तरीके से हम कह सकते हैं दुनिया में कोई भी दो वेक्टर हम ले लें, वो हमेशा क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। ये डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हाँ? फिर भी लिख लेते हैं एक बार। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। if two vectors if two vectors are represented in magnitude and direction, if two vectors are
represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then their sum is represented by third side, taken in the reverse order. क्या मतलब होता है? ये हमने बनाया ए वेक्टर, फिर ये हमने बनाया बी वेक्टर, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब हमने एक रिजल्टेंट इनका लिया, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये सी। तो हमने बोला ये ट्रायंगल बन रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सी वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो वेक्टर है, ये ए और बी इस तरह से चल रहा है, एक दो, तीसरा इधर आना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह ये किस डायरेक्शन में आ गया? अपोजिट। हम बोलेंगे सी वेक्टर जो है वो ए और बी का क्या है? रिजल्ट। वेक्टर का डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं फोटो बना रहा हूँ, उन फोटो में ए बी सी के बीच में क्या रिश्ता होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये अपने को लिखना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तीन फोटो है, तीनों में जो सामने भी समझाया, बस सिंपल सी चीज बताइए, वो अप्लाई करनी है और एबीसी में रिलेशन निकालना है। आ गया होगा? पिछले साल ऐसे एचसी वर्मा में करे होंगे कई क्वेश्चंस, है ना? तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन कैसे चल रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये उल्टा डायरेक्शन में आना चाहिए था। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसी का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो माइनस सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये रिजल्ट आएगा, या रिजल्ट हमारा होगा एबीसी के बीच में। इसके अंदर हम कह सकते हैं ये और ये, इसके अपोजिट में ये आ रहा है, यानी सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं बी वेक्टर। ये रिजल्ट होगा यहाँ पे। इसमें हम लोग दिस प्लस दिस को अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये हमारा रिजल्ट होगा। आ गया होगा समझ में? ट्रायंगल लॉ से ही बनता है एक और, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद होगा? सॉरी, इसी के नीचे लिख लेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको बोले, क्या बोले? ए वेक्टर। इसको क्या बोले? बी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या बन जाता है?
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वाला ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बस तो बना लेंगे, पता ही है। अच्छा, ये एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये ए वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या होगा? ये हमारे मान लेते हैं कि कुछ ए बी सी डी लिखा हुआ है। ए बी वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो डीसी वेक्टर क्या होगा? ए ही होगा। कैसे? ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड बराबर है। अभी हमने कहा था जब वेक्टर पैरेलल होते हैं एक वेक्टर को लैम्डा टाइम दूसरा लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई सी वेक्टर होता, तो सी वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? पैरेलल। तो मैं सी वेक्टर को क्या लिख दूं? लैम्डा ए। और क्योंकि ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है। ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, क्योंकि ये पैराग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, वेक्टर में दो चीजें बहुत रैंडमली लिखी जाती है सवालों में। एक होता है वर्ड पोजीशन वेक्टर और एक वर्ड होता है वेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, जनरल डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर? हाँ, एक तरीके से किसी भी पॉइंट का अगर हमको कोई बोलता है पोजीशन वेक्टर ये है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, तो एक तरीके से उसका कोऑर्डिनेट 3D स्पेस में बताया जा रहा है कि ओरिजिन के रेफरेंस में अगर हम देखें तो एक पॉइंट की पोजीशन कहाँ होगी। तो हम लोग जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है 0 0 0, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 1 और 6 है। तो हम जो इस पॉइंट को ज्वाइन करके ये वेक्टर लिख रहे हैं, ये वेक्टर जो बनेगा, ये वेक्टर एक्चुअली कहलाएगा हमारा ए का पोजीशन वेक्टर। और जब हम इसी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दे ऐसे, और यहाँ पर बी पॉइंट मान लेते हैं 3 6 4 है कुछ है, तो ए बी वेक्टर जब हम लिखेंगे तो उसमें हम यही बोलेंगे कि ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ जाता वेक्टर, हम बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। यानी कि अब मैं बोलता हूं अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का मतलब सिर्फ इतना सा निकाला जाएगा कि जब इस ए पॉइंट को किससे ज्वाइन किया जाएगा? ओरिजिन से, तो जो वेक्टर क्या मिलेगा? वो ए वेक्टर मिलेगा, वो मेरा पोजीशन वेक्टर रहेगा। दैट इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। इसी तरह से अगर मैं ए से बी की तरफ ज्यादा हुआ वेक्टर लिख रहा हूँ इस फोटो के अंदर, ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब है कि मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से घटा के लिखने वाला हूँ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर बी का मतलब फिर से मतलब ये है कि इसको अपन ने किससे ज्वाइन किया? बी से। तो जो ओ बी वेक्टर मिलेगा वो पोजीशन वेक्टर बी का है, तो वो कितना हो गया? 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। और इसमें से घटाऊंगा मैं इसका पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप। तो फाइनली आंसर हमारा आएगा आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा हुआ ए बी वेक्टर। और हम बोल रहे हैं जब पोजीशन वेक्टर, उसका मतलब सिंपली ये मानेंगे कि उस पॉइंट की 3D स्पेस में वो क्या बता रहा है? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसको लिखेंगे हेडिंग डाल के पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर टू स्पेसिफाई the position of an object, to specify the position of an object with respect to a fixed reference point, to specify the position of an object with respect to a fixed reference point in 3D space, with reference to a fixed reference point in 3D space, position vectors are used. Position vectors are used. Full stop. Let O origin be a fixed point. Let O origin be a fixed point. Then the position vector
then the position vector of point A, then the position vector of point A is OA vector, is OA vector, full stop। बाकी बोर्ड में जो डायग्राम बना रखा है चाहे तो ये बना सकते। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इनके बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल? ये नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका क्या मिल रहा है, हेड, और इसका क्या मिल रहा है, टेल। तो दोनों जो पॉइंट एंगल निकाला जाता है दो वेक्टर के बीच में, वहां पे या तो दोनों का क्या मिलना चाहिए, टेल, या दोनों का हेड। तो ये एंगल नहीं होगा। इसी को वेक्टर को आगे सरका के ऐसे लिखेंगे, ये सरका दिया, इसको यहां से उठाया यहां रख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल। तो हम लोग जब दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात करते हैं तो या तो उनके टेल के बीच के एंगल की बात होनी चाहिए, ये एंगल होगा दोनों के बीच का, जहां टेल मिल रही है टेल के बीच का एंगल, या फिर दोनों का हेड मिल रहा होगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये एंगल हम बोल सकते हैं दोनों के बीच का एंगल है। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is the angle between their heads or their tails. Angle between two vectors is the angle between their heads or their tails. Head and tail। दो वेक्टर के बीच में एंगल की रेंज क्या होगी, ये थीटा कहां से कहां हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा की वैल्यू 0 भी होगी और पाई भी होती है। जब हम लाइन की इंक्लिनेशन की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में, हम लोग 0 पे क्लोज लगाते हैं और पाई पे ओपन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पे स्ट्रेट लाइन से डील कर रहे होते हैं। यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर के बीच में ये डायरेक्शन अगर ऐसा आ गया तो एंगल कितना हो गया, 0। और अगर ये डायरेक्शन ऐसा ना होके ऐसा हो जाए तो ये पाई होगा। यानी कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी 0 एज वेल एज पाई। दोनों का मीनिंग ही मतलब अलग अलग है। लाइक पैरेलल होंगे तो 0, अनलाइक पैरेलल होंगे तो पाई। तो बॉक्स में इसकी रेंज लिख लेना, कई बार रेंज के सवाल आते हैं तो बच्चे 0 को इंक्लूड करते हैं और पाई को छोड़ देते हैं आंसर में। 0 और पाई दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल होगा, पाई भी होगा और 0 भी होगा। 0 होने का मतलब है ये वाला कंडीशन, और पाई होने का मतलब है एंटी पैरेलल या अनलाइक पैरेलल। ये सिंबल यूज होता है एंगल के लिए, है ना, ऐसे लगा देते हैं कुछ लोग और यहाँ लिख देंगे थीटा। तो कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग थीटा लिख करके ऐसे भी लिख देते हैं कि ये एंगल है दोनों के बीच में। दोनों का मीनिंग एक ही है। ऐसे लिखने का मतलब है कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, कुछ वैल्यू लिख दी जैसे π/6 मान लो, इसका मतलब फिर से वही है कि ए और बी के बीच का एंगल π/6। अब कैप हो या वेक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला वेक्टर ए है तो इसका कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर के बीच का एंगल लिखें या कैप के बीच का एंगल लिखें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट, कैथी वर्मा का क्वेश्चन है ना, होता था, देखें कितने लोगों को याद है। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is a unit vector, if sum of two unit vectors is a unit vector, then find, पहला पार्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स,
और दूसरा पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है ना, जो भी लोगों ने लास्ट ईयर एस सी वर्मा की होगी तो अच्छे से याद होगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने एस सी वर्मा में करा था। तो शायद सॉल्व एग्जाम्पल होता है एस सी वर्मा में शायद। हाँ सही है, पहले का आंसर बिल्कुल सही बताया, दूसरे का बता दो। देखेंगे है ना, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं आता है, इसका मतलब क्या हालत है वो समझ सकते हैं उनकी। ये हमारा दो यूनिट वेक्टर हो गए, ए कैप और बी कैप, इनका सम एक तीसरा यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारा तीसरा यूनिट वेक्टर सी कैप। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए कैप प्लस बी कैप इज सी कैप। हमसे पूछा गया है कि इन दो वेक्टर के बीच में, ये गिवन वेक्टर है ए कैप एंड बी कैप, इनके बीच का एंगल क्या होगा। और दूसरा बोला गया कि इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना। मतलब जो बच्चा ये सवाल नहीं करे ना, मैं बता रहा हूँ साफ है कुछ नहीं है, ये टाइम पास करके बस रिजल्ट तो भी पता है। इसको आगे सरका दूंगा यहाँ पे, ये क्योंकि ये हेड है और ये इसका टेल है, ये आगे सरक जाएगा, ये ए कैप बन जाएगा, यानी ये आंसर है हमारा। दिस इज द एंगल, क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर है, ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये 60 60 60 हो गया, यानी कि ये एंगल हो गया 120 डिग्री। इसका आंसर तो सीधे आ गया 2 पाई बाय 3। दूसरा है कि जो पूछ रहा ही है वो बोल रहा है ये ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड बताओ। इसके लिए हम लोग को बी इस डायरेक्शन में, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में बी बना लिया, ये हो गया माइनस बी कैप। अब ये बन गया एक ट्राइंगल, ये बन गया ट्राइंगल, ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये हमारा ए कैप है। तो ये दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर हो गया ए कैप माइनस बी कैप। और क्योंकि ये एंगल 120 है तो ये एंगल भी 120 हो जाएगा। अब ये साइड लेंथ 1 है, ये भी 1 ही है, और ये वाला साइड लेंथ चाहिए कितना होगा। तो ऐसा कुछ सवाल है कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये एंगल 120 है, और ये सामने वाली साइड लेंथ है ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए। कोसाइन रूल यूज कर लेंगे, बीच का एंगल पता है, दोनों साइड लेंथ पता है, और सामने का साइड पूछा है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दिया। कॉस का 120 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 ये माइनस हाफ हो गया, फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ गया, तो एक्स बराबर √3 आंसर। कुछ नहीं आता इसीलिए तो नंबर नहीं आता ना, साल भर पढ़ लेंगे, 2 साल पढ़ लेंगे, कई लोग तो अभी इसके बाद अगले साल भी पढ़ेंगे रिपीटर बैच में, यहाँ पढ़ेंगे या कहीं और पढ़ेंगे, निश्चित तौर से पढ़ेंगे, फिर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना। ये सवाल जिस बच्चे को नहीं आ रहा, एच सी वर्मा का शॉर्ट एग्जांपल वेक्टर के अंदर, वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बता के, एंगल बता के, हर बैच में हर टीचर लोअर से लोअर बैच में भी ये बैच के अंदर सवाल डिस्कस भी होता है, एच सी वर्मा के अंदर सवाल। जिन बच्चों को ये नहीं आता,
जब इस तरह से पॉइंट के अंदर वेक्टर लिख दिया था तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। जब ऐसे लिखा जा रहा है कि इसका इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर हमें एक पॉइंट P है तो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा m टाइम्स b n टाइम्स a अपॉन m+n। ये हमारा होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। इसी तरह से अगर यहाँ पर इंटरनली ना डिवाइड करके कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, अगेन दिस इज m एंड दिस इज n, तो जो Q पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा m टाइम्स b n टाइम्स a अपॉन m-n। इसी तरह से एक ट्रायंगल बना लिया जाए, तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर हमें ए बी सी बोल दिए जाए वेक्टर्स, और साइड लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी बोल दिया जाए। तो पहला पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, डी से डिनोट कर देते हैं सेंट्रोइड को, तो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर, आई से डिनोट कर दिया जाए, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए टाइम्स ए वेक्टर बी टाइम्स बी वेक्टर सी टाइम्स सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी ट्रायंगल के 3 एक्स सेंटर होते हैं, है ना, लास्ट ईयर एसओटी में पढ़ा होगा, I1 I2 I3। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है उसी के अंदर अगर ए को एक बार माइनस ए रख दें, बी को एक बार माइनस बी रख दें और सी को एक बार माइनस सी रख दें, तो तीनों एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते थे। ऐसा स्ट्रेट लाइन के अंदर सिखाया जाता था। तो यही यहाँ पर भी कर सकते हैं कि जो इन सेंटर का हमारा पोजीशन वेक्टर आया है उससे हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स सेंटर्स, तो E1 E2 E3, इसको अपन E1 E2 E3 से डिनोट कर देते हैं एक्स सेंटर्स। E1 E2 E3 हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो इन सेंटर का है फॉर्मूला, उसमें ए की जगह माइनस ए। तीसरा लिख लेंगे अपने आप। फिर चौथा ऑर्थो सेंटर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर टाइम्स 10 ए प्लस बी वेक्टर टाइम्स 10 बी प्लस सी वेक्टर टाइम्स 10 सी डिवाइडेड बाय सिग्मा 10 ए, और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी सिग्मा 10 ए इज ऑलवेज इक्वल टू पाई 10। पोजीशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर में हमारे पास साइन 2a चलता था, साइन 2c। ये फॉर्मूले सिर्फ देखने के लिए होते हैं, काम कभी आते नहीं है। काम तभी लेना है जब साइन 2a और साइन 2b और साइन 2c को ही लिख के दे। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसी भी ट्रायंगल में 4 टाइम्स साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, इसको O बोल रहा हूं मैं, सर्कम सेंटर C बोल देता हूँ, एंड सेंट्रोइड इसको G बोल देता हूँ मैं। तो दे आर ऑलवेज कोलिनियर, और OGC 2:1 होता है, यानी कि OG अपॉन GC इज 2:1। यहाँ पर मैंने C को ऊपर लिखा है सर्कम सेंटर, तो ये मतलब नहीं है कि वो ट्राइंगल की वर्टेक्स को बोलूं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके अंदर O से मेरा मतलब है ऑर्थो सेंटर, चाहो तो H लिख लेना जैसा तुम्हें आदत होती है। सर्कम सेंटर के लिए तुम O डैश ले सकते हो, सेंट्रोइड के लिए तो शायद G यूज करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है, बड़े काम का रिलेशन है। ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल होता है, तीनों साइड बराबर है, तो ये पॉइंट जो सेंट्रोइड होता है वही इन सेंटर भी होता है, वही ऑर्थो सेंटर भी होता है, और वही सर्कम सेंटर भी होता है। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल की जगह आइसोसेलेस होता है तो वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि दे आर कोलिनियर। लिख लेंगे।
तो ये यहाँ तक आज का हमारा क्लास का थ्योरी समाप्त होता है। अगले टर्न पे इसके आगे बढ़ेंगे। पहला लेक्चर हमारा वेक्टर का खत्म हो गया। 7 से 8 लेक्चर मैंने बोले, तो 7 लेक्चर और लगेंगे इस टर्न में। इस वीक में एक और लेक्चर आ जाएगा, तो 2 तो हो गए खत्म। अगले वीक अल्टरनेट क्लास से 3 हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अगली क्लास में 3 हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट 2 वीक में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो जिसको आराम से पढ़ना है वो पढ़ते रहे, आराम से एंजॉय करे। वैसे भी दिख रहा है सिचुएशन क्या है कि लोगों को बेसिक्स भी नहीं आते जो फिजिक्स में लास्ट ईयर सीखे। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये कर लेंगे। और होमवर्क कुछ है नहीं, होमवर्क में आज हमारा शायद O2 डिस्कस होना था। जेई मेंस O2 हो चुका है, तो हम जेई मेंस वाला होमवर्क एज इट इज रखेंगे। उसके अलावा रेगुलर एज कहाँ तक हुई थी? हाँ 20 रेगुलर एज कहाँ तक हुआ था? 18 हुआ है। तो हाँ, जो भी होता होगा ना, अगला वाला अगर याद हो करने का तो कर लिया ना। अगला वाला जो भी रेगुलर रेस जिन्होंने कर रखा हो वो लोग कर लेना, ठीक है। तो होमवर्क सिर्फ 21 नंबर का रेस है, ठीक है।